एक वादा और था शराबबंदी का, वो कहीं ना कहीं अभी भी चूकता है। आप आकलन कैसे करेंगे 4 साल बेमिसाल का? देखिए, मैं किसान भी हूँ। गोधन न्याय योजना, गौठान की योजना जो आई, उसको लेकर के आपका एक नजरिया है उसको लेकर? आप देखिए, इस देश में गाय के ऊपर सबसे ज्यादा बात कौन सी पार्टी करती है? नमस्कार, केबी न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। मैं सीमांत हूँ। 17 दिसंबर वो तारीख जब आज से 4 साल पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई थी, और आज 4 साल पूरे हो चुके हैं। लगातार एक टैगलाइन चल रहा है, 4 साल बेमिसाल। और 4 साल कितना बेमिसाल, इन सारे सवाल के, इन सारे जवाब, इन सारे ब्यौरों को लेने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण के सदस्य विजय साहू, जो इनके विभाग में ऊर्जा भी है, ये खुद भी ऊर्जावान है, और चूंकि नाम में विजय है और विजय अभी हुई है कांग्रेस की। साथ ही 4 साल लगातार जो काम हुए हैं, योजनाएं आई हैं। आपको क्या लगता है, एक जैसे कि आप कांग्रेसी नेता हैं, चूंकि सबको पता है, लेकिन अगर मैं उसके परे बात करूं कि आपको क्या लगता है कि 4 साल बेमिसाल हुए हैं, कैसे हुए हैं? देखिए, ये पूरे छत्तीसगढ़ का और हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है। एक ऐसा मुख्यमंत्री हम लोगों को मिला जो सिर्फ प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, पूरे विश्व में आज अपने कार्यों की बदौलत नाम कमा रहा है। वो बोलते कम है, लेकिन उनके कार्य ज़्यादा बोलते हैं। और लोगों में जो एक विश्वास का वातावरण बना है कि भूपेश है तो भरोसा है, जो आप सुनते हैं जगह जगह, वो ऐसे ही नहीं बना है। उनके जो दिन रात तो मेहनत करके उन्होंने अपनी नीयत को स्पष्ट किया, अपने आगे के दूरदर्शिता को स्पष्ट किया, लोगों को उनका कार्य पसंद आया, तब वो चीज़ें आज बन पाई है। तो मुझे तो मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि ऐसा मुख्यमंत्री मिला जो पहले इस तरीके से मिट्टी से जुड़ा हुआ, आम लोगों से जुड़ा हुआ, किसानों से जुड़ा हुआ, मजदूरों से जुड़ा हुआ, एक छोटे छोटे वर्गों से, चाहे अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो, ओबीसी का हो, और एक कॉमन भी जो व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, उन सारे लोगों का उनके अंदर एक सम्मिश्रण है, सभी के लिए काम करते हैं। तो ये बहुत गौरव का पल है कि उन्होंने 4 साल बेमिसाल अपने पूरे किए हैं। एक तो जो बैकग्राउंड है वो कृषि परिवार से रहा जी, उसके बाद फिर लगातार जमीन से जुड़े, और आजकल जो एजुकेशन को लेकर के काफी चल रहा है, आत्मानंद विश्वविद्यालय, आत्मानंद विद्यालय, उसको लेकर के भी काफी सारे, उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष सवाल भी उठाते हैं और कहीं ना कहीं चीजें चलती जाती हैं। उसको लेकर के आपको क्या लगता है कि? देखिए, स्वामी आत्मानंद विद्यालय स्कूल का जो प्रयोग है, अभी आप छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं कितने हजारों की संख्या में लगभग खुल गए। अभी अगले वर्ष भी काफ़ी खुलने वाले हैं। और जो बच्चे, आज कॉन्वेंट स्कूल का इतना ज़्यादा महत्व बढ़ गया था, एक गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना चाहता था कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के अच्छा अधिकारी बने या कुछ व्यापार करे। तो शिक्षा लेकिन बहुत महंगी थी। अगर वो 10,000 15,000 कमाता था तो लगभग आधा से ज़्यादा पैसा उनके बच्चों के स्कूल के पढ़ाई लिखाई, पुस्तक कॉपी में खर्च होता था। इन्होंने सस्ते स्तर पे एक तो सरकारी स्कूलों का बहुत संवर्धन किया, और इतनी अच्छी शिक्षा नीति लेके आए आत्मानंद के माध्यम से कि आज गांव-गांव में लोग कॉन्वेंट स्कूल को छोड़ के अब आत्मानंद स्कूल की ओर जा रहे हैं, अच्छे अच्छे घरों के बच्चे। तो मैं समझता हूँ पूरे छत्तीसगढ़ में जो आने वाली पीढ़ी है वो बहुत उच्च कोटि की होगी इस शिक्षा के माध्यम से। तो बहुत बड़ा प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री जी का, और इस प्रयास को देख के अभी आप देखेंगे मध्य प्रदेश से लेके अभी हम लोग हिमाचल प्रदेश के चुनाव में थे, वहाँ भी जो 10 मामले रखे गए थे लोगों के समक्ष, उसमें एक शिक्षा का मामला था, एक स्कूल का मामला था, जो हमारे यहाँ के कॉन्सेप्ट को वहाँ पे लिया गया है। तो इनका कॉन्सेप्ट अब पूरे देश भर में, अदर स्टेट में भी बिल्कुल जी, लोग स्वीकार कर रहे हैं पूरे देश में। गाय पे एक समय बहुत राजनीति हुई, उसके बाद गोबर से जो है, जैसे बोलते हैं ना, गुण गोबर हो, तो गाय के गोबर का उसकी गुणवत्ता को बताने के लिए सरकार ने एक योजना लाई, गौठान। गौठान से जब चीजें सुधरने क्या मतलब, उस पर काम होने लगे, तो उस पर भी काफी सवाल होता था। लेकिन गोधन न्याय योजना, गौठान की योजना जो आई, उसको लेकर के आपका क्या एक वे है,
एक नजरिया है उसको लेकर? क्योंकि कृषि गांव से ज्यादा जुड़े रहे, ऐसा बार बार बोला भी जाता है कि शहर में ज्यादा ध्यान नहीं देते, गांव में ज्यादा ध्यान देते हैं। आप देखिए, इस देश में गाय के ऊपर सबसे ज्यादा बात कौन सी पार्टी करती है? गौ रक्षा करो, गौ की सहायता कौन सी पार्टी करती? विपक्षी पार्टी करती। उन्होंने 15 साल यहाँ पे राज किया, कभी गौ माता की याद नहीं आई, कभी उनके रक्षक की याद नहीं आई, कभी उनके संरक्षण की बात नहीं आई। उल्टे उनके शासन काल में आप देखोगे दमदा के आसपास गौठान से कई हजार गाय उनके जो भाजपा के लोग थे जो पालते थे, उनके शासन में मरी। वहाँ पे खाना पीना कुछ नहीं मिल रहा था। हमारी सरकार आने पे आज गौ रक्षक पे सबसे पहला काम किया। आज की स्थिति में लगभग 10,000 से ऊपर के गौठान खुल रहे हैं। अब ये तो तय हो गया कि इतने सारे गौठान में आज गायों को सुरक्षा मिल रही है, पीने का पानी ऊपर से शेड मिल रहा है और खाने की व्यवस्था भी माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पे सब जगह गौ के लिए। तो मैं सोचता हूँ कि इतनी बड़ी योजना पूरे विश्व में एक साथ कहीं नहीं आई होगी। पूरा विश्व का आप देख लीजिए। अब भारत में तो जो भाजपा बात करती है, भाजपा के कितने सारे शासन चल रहे हैं राज्यों में, आप भी जान रहे हो। वो बता दे कहीं इतनी सारी अगर गौठान खोले होंगे। हमारा तो छोटा सा राज्य है छत्तीसगढ़, इनका तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े बड़े राज्य, अगर ये चाहते हैं काहे कि नहीं खोले उन लोग? क्यों गोरक्षा की बात नहीं की? आप गोबर की गुणवत्ता की बात करते हो। इनका एक मंत्री अजय चंद्राकर जी गोबर के बारे में उल्टी सीधी बात करते थे, आपको याद होगा। मैं बोलता हूँ गोबर मतलब गौ वर है, वर है वो। आप पुराणों में जाइए, देखिए गोबर की क्या परिभाषा दी गई है। मतलब जब आपको पद्म पुराण की बात बता रहा हूँ, गौ जब गोबर वहां से देती है, आप अगर उसको गिरने के पहले ऊपर से ही अगर उठाते हैं और उसका अगर भस्म बनता है तो उसको सर्वोत्कृष्ट भस्म माना गया है। और गोबर जब नीचे गिरता है, जमीन में गिरने के पहले जब उसको उठा के आप उसका भस्म बनाते हैं तो मध्यम दर्जे का, और जब जमीन में गिर जाती है उसका जब आप बनाते हैं भस्म तो निम्न दर्जे का गौ। ये महत्व बताया गया। उस गोबर में आप दुनिया भर की चीजें रहती हैं, समझ रहे? आज उनसे केमिकल बन रहा है, पेंट बन रहा है, उससे अगरबत्ती बन रहा है, गमले बन रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट बन रहा है। वर्मी कंपोस्ट तो क्रांति है इस देश के लिए। आज मैं और आप जो भोजन करते हैं रासायनिक खादों से बना हुआ, और आप जान रहे हैं कि लाखों करोड़ रुपया आज इलाज में, कैंसर और तमाम बीमारियों के इलाज में लोगों का पैसा जा रहा है। अब वर्मी कंपोस्ट की खेती से आपको बढ़िया अनाज मिलेगा, शुद्ध अनाज मिलेगा, तो आपका बहुत बड़ा पैसा यहाँ बचेगा। गौठान के माध्यम से आप दूसरी चीज देखिए, गोबर गैस भी बनाई जा रही। अभी बिजली बनाने का भी प्लान हमारे यहाँ चल रहा है। उसको बड़े लेवल पे कैसा किया जा सकता है, ये हमारे वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं। तो उसी साथ साथ गांव में जो हमारी महिलाएं बहनें हैं उनको वहां गौठान में काम दिया जा रहा है, और साथ साथ और बहुत सारे रोजगार मिल रहा है। इकोसिस्टम इस प्रदेश का बहुत अच्छा हो रहा है, इकोसिस्टम अच्छा हो रहा है। हमको वहां से जो गोबर से वो लकड़ी बनाए जा रहे हैं जो शमशान घाट में काम आएगा। हमारे जंगल का कटना बंद होगा तो आप पूरे पर्यावरण क्षेत्र में भी काफी बड़ा प्रयोग हो रहा है। इसके फायदा भी डायरेक्ट लोगों के जेब में पैसा जा रहा है, महिलाओं के जेब में पैसा जा रहा है। इतना बड़ा प्रयोग मैं समझता नहीं देश में किसी और मुख्यमंत्री ने आज तक किया होगा, किसी भी पार्टी का। क्रीड़ा विभाग किस तरह से अभी काम कर रहा है? क्या नया कुछ, जैसे बिजली की बचत को लेकर के किस तरह से? क्रीड़ा का काम जब से माननीय मुख्यमंत्री जी अपना पद संभाले, वो खुद उनका मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, तो उसमें बहुत ज़्यादा भी ध्यान दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अभी अधिकतम ताप ऊर्जा से हमारा काम चल रहा है, थर्मल से, और पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है कि आने वाले समय में कोयले की उपलब्धता धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। तो अब हमको वैकल्पिक ऊर्जा की ओर जाना पूरे सबको जोड़ रही है। मुझे आपको पूरे विश्व पे बात बार बार आ रही है। दूसरा, जो हमारे जंगल कट रहे हैं उसके आप देख रहे हैं, हाथी पहले जंगलों में रहते थे, अब वो धीरे धीरे महासमुंद, बालोद, सड़कों तक, रायपुर तक आ गए। तो हमको जंगलों को भी बचाना है, हमारे वन्य प्राणियों को बचाना है, और हमारे आने वाले जो हमारे वंश है उनके लिए भी ऊर्जा चाहिए। तो आप सारा कोयला हमारे कुछ सालों में अगर चले जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां क्या करेगी? तो उसको देख के सोलर एनर्जी पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अभी किसानों को भी पंप दिए जा रहे हैं बहुत सब्सिडी में,
सरकारी भवनों में भी अधिकतम जगह पे सोलर ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है। हॉस्पिटलों को सोलर ऊर्जा से लगाया जा रहा है और धीरे धीरे अब इसमें व्यक्तिगत रूप से लोग सामने आ रहे हैं कि वो भी चाहते हैं कि उनके घरों में सोलर पैनल लगे और ताप ऊर्जा पे उनकी निर्भरता कम हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें बहुत बड़ा प्रयास चल रहा है और लोग उसको अंगीकृत कर रहे हैं। एकदम फिल्टर्ड क्वेश्चन है कि बिल्कुल आपको, जैसे आप एक कॉमन पर्सन है, कोई कांग्रेस के नेता नहीं है, आप आकलन कैसे करेंगे 4 साल बेमिसाल का? मेरा वही पहला क्वेश्चन भी वही था उसको, मतलब आप नेता नहीं है ये सोचिए थोड़ी देर के लिए, या आप कांग्रेस पार्टी से नहीं जुड़े हैं, अब आकलन कैसे करेंगे? क्या चीज़ें आपको वाकई में उन चीज़ों से लाभ जो हो रहा है और क्या वाकई में वो 100% वो तटस्थ हुई हैं? देखिए, मैं किसान भी हूँ, मेरी खेती भी है। 4 साल पहले जो वादा हमारी सरकार ने किया था किसानों के लिए, एक तो सबसे बड़ा वादा था ऋण माफी का। 9,000 करोड़ से ऊपर का ऋण माफी हुआ, आपने भी देखा, लोगों को सीधा सीधा फायदा हुआ। दूसरा एक वादा था कि 2500 रुपये में हम धान खरीदी करेंगे। उसमें भी केंद्र सरकार ने कई तरीके से भूपेश बघेल जी पे अड़ंगे लगाए, तो राजीव गांधी न्याय योजना के तहत फिर किसानों को अलग से पैसा उसमें देना चालू किया। आज 2640 रुपया में खरीदी हो रही धान की। तो आप ये देखिए, मैं अभी उत्तर प्रदेश गया था चुनाव में, हिमाचल में गया था, असम में गया था, वहां पे किसान अपने धान जो है 1100-1200 रुपया क्विंटल बेच रहे हैं, आज बेच रहे हैं। और हमारे यहाँ 2540 रुपये 2640 रुपये में धान खरीदी हो रही। धान वही है, लागत वही है, मेहनत उतनी है, उसमें जो रासायनिक खाद लगने उतने हैं, पर यहाँ पे उससे 2 गुना से ज़्यादा रेट मिल रहा है और वहाँ 2 गुना से कम। हमारे किसान आज बहुत उन्नत हैं, उनको समय समय पे जो ये पैसा लाभांश का मिल रहा है, आज उसके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं और जो लोग खेती से दूर हट गए थे वो वापस आज खेती में जुड़ गए। माइग्रेशन जो छत्तीसगढ़ से होता था वो बहुत कम हो गया पहले की अपेक्षा। अब लोगों को पलायन काम मिल रहा है अपने घरों में। और मैं बोलता हूँ, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर मांग की है माननीय प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से, कि एथेनॉल बनाने की हमको छूट दी जाए धान से, जिस दिन वो भी छूट हमको मिल जाएगी, वो भी कार्य यहाँ प्रारंभ होगा। तो मैं समझता हूँ हमारे दोनों फसलों को सरकार खरीदेगी और छत्तीसगढ़ में हमारे मजदूरों को भी साल भर काम मिलेगा और किसान और बहुत ज़्यादा उन्नत हो जाएगा। एक वादा और था शराबबंदी का, बहुत ट्रेंड होता है, जब भी कुछ होता है तो वो बीच में आ जाता है, वो कहीं ना कहीं अभी भी चुभता है। देखिए, शराबबंदी एक बहुत अहम विषय है। हमारी सरकार ने सोचा था इसको लागू करेंगे और एक कमेटी भी उसमें बनाई है जिसमें कांग्रेस और भाजपा के भी कुछ विधायक कि अध्ययन करेगी सभी राज्यों का और उसको लागू करेगी। आप लेकिन देखिए एक चीज़ कि गुजरात में शराबबंदी है, बिहार में शराबबंदी है। आज गुजरात में आप चले जाइए, आपको होम डिलीवरी मिल रही है शराब। मेरी जानकारी में जहाँ तक है लगभग 20,000 करोड़ का अवैध व्यापार वहाँ पे होता है, 20,000 करोड़ का। बिहार का आप हाल देख रहे हैं, जब वो नियम वहाँ पे नीतीश जी ने लागू किया तो सारे जेल उनके फुल हो गए थे, इतने ज़्यादा अपराध दर्ज हुए थे। तो हाई कोर्ट को बीच में आना पड़ा, बोला आप अपना जो नियम और कानून है उसको आप ढीला करिए, और नीतीश जी ने ढीला किया। उसके बावजूद आज अभी आप 3 दिन पहले आप देखे होंगे जहरीली शराब से वहाँ पे कई लोगों की मौत हुई है। स्थितियाँ इससे खत्म नहीं होने वाली। शराबबंदी बहुत अच्छा प्रकल्प, लेकिन आप सोचिए हमारा राज्य कई राज्यों की सीमाओं से घिरा हुआ है। अवैध शराब आएंगे तो एक अवैध माहौल बनेगा, माफियागिरी हावी होगी, अवैध तस्करी बढ़ेगा, मारपीट बढ़ेगा। तो आप उसको पूरे सीमाओं को तो आप सील नहीं कर सकते, आप 7 राज्यों से घिरे हुए हो। तो मैं चाहता हूं इसमें जो उमा भारती जी ने जो स्टैंड लिया है भाजपा की नेत्री ने, कि इसको राष्ट्रीय विषय बनाना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर इसमें निर्णय होना चाहिए। एक साथ सारे राज्य क्यों ना बंद करें? शराब जब छत्तीसगढ़ के लिए खराब है तो मध्य प्रदेश के लिए अच्छा क्यों हो सकता है? गुजरात के लिए अच्छा कैसे होगा? तो उसको पूरे देश के लिए एक कानून बने ताकि कहीं भी शराब का निर्माण ना हो, तो अवैध तस्करी नहीं होगी, लोगों को नहीं मिलेगा। और दूसरा, जो लोग इसमें आदी हैं उनको धीरे धीरे कैसे उससे दूर हटाया जाए उस आदत से,
इस पे भी बहुत गंभीरता पूर्वक अध्ययन करने की जरूरत है। नहीं तो आप कोरोना काल में भी देखिए लोगों ने स्प्रिट पी लिया या सैनिटाइजर को पी लिया और कई लोग मारे गए। उन चीजों से भी हमको बचना है। और जो चीजें आज बिहार में आपको दिख रही जहरीली शराब से, कर्नाटक में दिख रही है, उत्तर प्रदेश में उन चीजों से भी बचना है हमको। तो बहुत गंभीर विषय है। इस पे एक राज्य मैं सोचता हूँ अकेले नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग घिरे हुए हैं चारों ओर से। इसमें राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए, क्योंकि सामाजिक बुराई है तो चारों तरफ से बंद होता है। सबके लिए बुराई है, ये हमारा उसमें सोच। अब आखिरी सवाल, 2023 अब चुनाव है, तैयारी शुरू हो चुकी है, लगभग 4 साल हो ही गए हैं, अब 1 साल तो तैयारी में निकल जाएंगे। क्या तैयारी रहेगी, क्या योजनाएं रहेंगी आप लोगों की? देखिए हमारी तैयारी तो जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने उस दिन से चालू है। और आप देख रहे हैं कि लगातार उस दिशा में अभी वो भेंट मुलाकात करते, सारे विधानसभाओं में घूम रहे हैं, आम जनता से सीधे रूबरू होकर बात कर रहे हैं। आम जनता को भाषण नहीं देते, आम जनता उनसे सीधे संवाद स्थापित करती है। आप जब उनकी बात सुनेंगे और जनता की बात सुनेंगे तो कहीं भाषण नहीं रहता है। जनता उनसे प्रश्न करती है और जनता से प्रश्न, दोनों एक दूसरे के उत्तर देते हैं, एक संवाद कायम है। छत्तीसगढ़ का जो गरीब से गरीब भी आदमी है मुख्यमंत्री तक अपनी बातों को पहुंचा रहा है, उनसे पूछ रहा है, उनसे बात कर रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हर आदमी सीधे मुख्यमंत्री से जुड़ा है यहाँ का, 2.5 करोड़। तो हमारी तैयारी तो हमको मालूम हम किसी स्तर पे पहुंच गए हैं और आगे और प्रबल होगी। और मुख्यमंत्री जी के चेहरे में और उनके किए गए कार्य जो हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में वो अविस्मरणीय हैं, आगे और तेजी से बढ़ते जा रहा है। तो निश्चित रूप से हम बहुत बड़ी विजय इस बार भी यहाँ पे छत्तीसगढ़ में प्राप्त करेंगे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की अगुवाई में। तो संवाद कायम रहना चाहिए और ये संवाद भी लगातार कायम रहेगा। लगातार हम इस तरह की शख्सियत के साथ बात करते रहेंगे, उन तमाम कार्यों को जानते रहेंगे जो इस सरकार ने किए हैं, जो कहीं कुछ छूट गया हो उसके बारे में भी सिलसिलेवार ब्यौरा बातचीत में आते रहेगा। देखते रहिए केपी न्यूज़ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।